हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर शुरू किया था स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें हमने उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टी भी देख ली थी, और करंट कंडक्टर जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके वो लास्ट वीडियो देख लीजिए। मैं उसकी लिंक आई बटन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बायो सावर्ट लॉ। तो हमें बायो सावर्ट लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? हमारा मैग्नेटोस्टैटिक में हमारा बायो सावर्ट लॉ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा कूलम्स लॉ था, जैसे हम लोग कूलम्स लॉ का यूज करके किसी वेरी स्मॉल कंडक्टर में भी हम लोग जो करंट फ्लो होता था और उसकी इंटेंसिटी हम लोग मेजर करते थे। तो इसी अकॉर्डिंग उसके कारण जैसे ही हमारा यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक जो होता है उसमें हमारा बायो सावर्ट लॉ होता है फॉर दी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, तो इसीलिए हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर में किसी स्मॉल पार्ट में हमारा कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो वो जानने के लिए हम लोग बायो सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। ओके, तो स्टार्टिंग हम लोग कैसे करते हैं? बायो सावर्ट लॉ में हम लोग क्या करते हैं, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग कंसिडर करते हैं जिसमें हम लोग आई करंट को फ्लो करवाते हैं। ओके, आई करंट को फ्लो करवाएंगे तो उसके कारण क्या होगा, आपका जो उसके आसपास है, कंडक्टर के आसपास आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, और बायो सावर्ट लॉ हमारा वही अलाउ करता है कि जो भी आपका स्मॉल पार्ट है उसके अक्रॉस यानी उसके आसपास आपका कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई, उसी को हम लोग ऑब्टेन करने के लिए बायो सावर्ट लॉ का यूज करते हैं। सो देखिए, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपको यहाँ पे एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है, आपका ये पॉइंट पी है। ओके, तो ये पॉइंट पी पे आपका ये जो डीएल है, यानी आपने जो कंडक्टर लिया उसका स्मॉल पार्ट कंसीडर किया जिसका आपका एरिया डीएल है। ओके, तो उसके कारण कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है ये पॉइंट पे, तो वो हमको फाइंड करना है। तो हम उसको बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग उसे फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जो लेंथ है करंट कैरिंग कंडक्टर में एक स्मॉल डीएल का हम लोग डिफरेंशियल करंट एलिमेंट का लेंथ हम लोग कंसिडर करते हैं, और उसके अंदर आपका कितना करंट फ्लो हो रहा है, आईडीएल जितना। ओके, जो आपका डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है, आपका आईडीएल क्या है, आपका डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है। ये आपका एक वेरी स्मॉल पार्ट है जो आपके करंट कैरिंग कंडक्टर में आपने कंसिडर किया है। ओके, और पॉइंट पी से और ये जो आपने डिफरेंशियल डीएल जितना लेंथ आपने कंसिडर करी उसका बीच का डिस्टेंस कितना है, आपका आर है। ओके, और ये जो आपका थीटा एंगल बन रहा है वो क्या आपका, वो क्या है, एंगल बिटवीन दी डिफरेंशियल करंट एलिमेंट और जो हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट है पी, ओके, टू द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट, उसके बीच का एंगल है। ओके, तो बायो सावर्ट लॉ हमारा क्या स्टेट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी डीएच जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट पी पे, किसके कारण, आपका जो डिफरेंशियल करंट एलिमेंट है आपका यानी आईडीएल जो है आपका उसके कारण, तो वो डायरेक्ट वो क्या होता है कि प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रोडक्ट के बीच में, करंट और डिफरेंशियल लेंथ यानी आईडीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा वो क्या होता है कि साइन एंगल जो आपका बना होता है, यहाँ पे जो आपने थीटा कंसिडर किया, जो आपका साइन एंगल बना किसका, एलिमेंट का और आपके पॉइंट पी के बीच का, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। ओके, तो डीएच क्या कह सकते हैं हम, डीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आईडीएल इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर? क्योंकि हमने वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैथमेटिकली हम लोग किसे स्टेट कर सकते हैं, मैथमेटिकली हम लोग बायो सावर्ट लॉ को कैसे स्टेट कर सकते हैं कि जो आपका डीएच है वो आपका आइडियल और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते ही हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है के। तो यहाँ पे के क्या है, आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो ऐसा यूनिट में अगर हम के की वैल्यू की बात करें तो क्या होगी, 1/4 पाई। ठीक है, और डीएल यानी इसके कारण क्या होगा, डीएल की आपकी वैल्यू क्या होगी, आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर।
ओके, यहाँ पे हम लोग जो 8.3.1 है, यहाँ पे हम लोग k की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी, डी एच की वैल्यू आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ ये जो हमारा इक्वेशन है 8.3.2, इसको हम क्या करते हैं, अब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्यों वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन की भी जरूरत है। अब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन हमें हम डायरेक्शन की भी जरूरत है। सो डायरेक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं डीएल। ओके, तो डीएल क्या है आपका, वेक्टर लेंथ है डीएल, जो आपकी ये डीएल है आपकी, वो आपकी एक तरीके से वेक्टर लेंथ है, मान लेते हैं उसको। ओके, और ए आर क्या है आपका, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन फ्रॉम द डिफरेंशियल करंट एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट पी। तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रूल है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं कि डीएल क्रॉस प्रोडक्ट ए आर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, डीएल ए आर साइन थीटा, या फिर आप कह सकते हैं कि डीएल साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए आर जो है वो आपका 1 है। ओके, ए आर आपका 1 क्यों है, वो आपने कंसिडर किया कि ए आर आपका 1 है। ओके, तो ये जो आपका इक्वेशन था 8.3.2, ये यहाँ पे जो आपका इक्वेशन था 8.3.2, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, डीएल साइन थीटा की जगह, यहाँ पे जो आपका डीएल साइन थीटा है, तो उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, डीएल क्रॉस ए बार लिख सकते हैं, ए बार आर। ओके, तो वो रिप्लेस कर देते हैं हम, तो हमारा डीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइडियल क्रॉस ए आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एम्पियर पर मीटर। ओके, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। नाउ लेकिन ए आर बराबर क्या है हमारे पास, आर अपॉन मोड आर, ये तो आपको सबको पता ही है, आर अपॉन मोड आर होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, डी एच इज इक्वल टू आइडियल आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब एम्पियर पर मीटर। तो ये जो हमारे इक्वेशन आए 8.3.3 और 8.3.4, तो ये क्या है, हमारे मैथमेटिकल फॉर्म है किसके, बायो-सावर्ट लॉ के। ओके, तो ये हमारे बायो-सावर्ट लॉ के मेन इक्वेशन है, ये दोनों। ओके, ये दोनों आपके मेन इक्वेशन है बायो-सावर्ट लॉ के। डी एच इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस ए आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं कि डी एच इज इक्वल टू आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम लोग डायरेक्शन को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो जो डायरेक्शन है आपकी डी एच की, वो नॉर्मल प्लेन की तरफ वो हमारे दो पार्ट को कंटेन करती है। देखिए, ये जो आपका डी एच है, ये जो पी पॉइंट पे आपका डी एच आ रहा है, पी पॉइंट पे क्या आपका वेक्टर आपका डी एच है। ओके, पी पॉइंट पे आपका वेक्टर डी एच है। तो ये जो आपका डी एच है, नॉर्मल प्लेन से आपका दो पार्ट को कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल की डायरेक्शन को हम लोग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू का यूज करते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू मेथड, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करी है। ओके, तो आप लोग राइट हैंडेड स्क्रू का जो नियम है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो आप लोग पिछला वीडियो भी जाके देख सकते हैं। सो राइट हैंडेड स्क्रू की मदद से हम लोग क्या करते हैं, उसको डीएल से आप लोग क्या करते हैं, डीएल के अंदर आप लोग डीएल की अकॉर्डिंग, जो जिस डायरेक्शन में आपका डीएल है उस वहां पे आप लोग उस स्क्रू को अप्लाई करते हैं, वो राइट हैंडेड स्क्रू के नियम को अप्लाई करते हैं। तो जो आपका स्क्रू है वो क्या करता है, थीटा एंगल पे जाता है पॉइंट पी की तरफ। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, डीएच की यानी जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर सके विद द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, सो अगर हम एंटायर मान लेते हैं कि राइट हैंडेड स्क्रू के नियम के अकॉर्डिंग हमारा जो स्क्रू है वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब जो हमारे डीएच की डायरेक्शन है वो कहाँ है, हमारी क्लॉकवाइज है। ओके, क्लॉकवाइज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एंटायर जो कंडक्टर है आपका, उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे कंसिडर किया स्मॉल डीएल पार्ट। ओके, तो जितना पूरा एंटायर आपका ये जितना भी कंडक्टर आपने लिया है उसको हम लोग स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे स्मॉल पार्ट में हम लोग उसे डिवाइड कर देते हैं। देन अलग अलग करके हम लोग उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ओके, देन उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करेंगे।
इंटीग्रेट करने से क्या होगा, हमें टोटल जितना भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ओके, तो वो हमें मिल जाएगी। ओके, तो इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करने के बाद देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आएगा, आइडियल क्रॉस ए आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, सो क्लोज लाइन जो इंटीग्रल है हमारा वो रिक्वायर्ड होता है टू एंश्योर दैट द ऑल करंट एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आपने किसी एक में भी आपने अगर एक ही पॉइंट पे आपने कंसिडर किया है, देखिए एक ही पॉइंट पे अगर आपने h कंसिडर किया है तो आप क्या करते हैं, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच में आप लोग क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस लेते हैं, यानी r12 उसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब यूनिट वेक्टर आपका है और डिस्टेंस में आपका यानी ar12 है, देन i1 dl1 है। ओके, ये आप लोग कंसिडर करते हैं। तो ये कंसिडर, ये जो आपकी फिगर है, ये फिगर आप कंसिडर अगर करते हैं तो आपका dh क्या कहलाएगा, dh कैसे आप लोग लिखेंगे, dh आप लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे dh2 इज इक्वल टू क्या होगा, i1 dl1 इंटू ar12, ar12 की लिखा क्योंकि 1-2 की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर है, इसीलिए आप ar12 लिखेंगे एम्पियर पर मीटर। ओके, और यहाँ पे आपका i1 क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू dl1 एट पॉइंट 1, dl1 क्या आपका डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ है, और ar12 क्या आपका यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम द एलिमेंट एट पॉइंट 1 टू द पॉइंट 2। ओके, तो आपका यहाँ पे ar किस तरीके से आप लोग डिफाइन करेंगे, r12 अपॉन मोड r12, और आप क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो ये जो आपका इक्वेशन आया, इसको आप जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको आप जनरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टोटल इंटीग्रेशन, ओके, टोटल इंटीग्रेशन ऑफ आइडियल इनटू आप कह सकते हैं कि an इंटू an डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये इसका एक तरीके का जनरल फॉर्म है। तो ये जो इक्वेशन आया आपका h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आइडियल इनटू an डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या आपका एक तरीके का इंटीग्रल फॉर्म है बायो-सावर्ट लॉ का। ओके, सो यहाँ पे आपका बायो-सावर्ट लॉ कंप्लीट होता है। सिंपल आपका इक्वेशन है ये वाला जो इक्वेशन है वो आपका इक्वेशन है, देन ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, 8.3.2 और 8.3.4 आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सो मैथमेटिकली अगर आपको किसी भी एग्जांपल में अगर आपको यूज करना है तो आप लोग ये यूज करेंगे 8.3.4 वाला और 8.3.3 वाला इक्वेशन यूज करेंगे। और अगर आपको इंटीग्रेशन फॉर्म अगर पूछता है तो आप लोग ये डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ बायो-सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स में हम लोग बायो-सावर्ट लॉ को कैसे प्रूव करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस कंसीडर करते हैं जो हमारी यूनिफॉर्म करंट हमारी कैरिंग कर रहा है। ओके, तो ये जो आपकी यहाँ पे जो फिगर में बताया है, देखिए आपके एक आपकी सरफेस कंसीडर करिए जिसमें आपके जो करंट हो रहा है वो आपका ओवर द सरफेस आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो यहाँ पे आपकी सरफेस करंट डेंसिटी जो है वो आपकी डिनोट होगी K से, और इसे आप मेजर करेंगे एम्पियर पर मीटर में। ओके, तो जो आपकी यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है यानी जो करंट है आपके विड्थ B में, आप कैसे गिवन कर सकते हैं, I इज इक्वल टू K इंटू B। और यहाँ पे जो आपकी विड्थ है B वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन करंट फ्लो के डायरेक्शन में, यानी ये आपका B है, यानी जो आपकी चौड़ाई कह सकते हैं आप उसे विड्थ कह सकते हैं। ओके, और ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका करंट है। ओके, सरफेस पे तो आप लोग यहाँ पे जो डिफरेंशियल सरफेस एरिया है जो आपने कंसीडर किया है तो उसमें आपकी करंट डेंसिटी K को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग आइडियल कैसे कंसीडर करेंगे, तो आइडियल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, K इंटू ds होगा। लेकिन अगर आपकी करंट डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम आपके कंडक्टर में दी गई है J के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब J कैसे मेजर करेंगे, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में।
ओके, यहाँ पे करंट डेंसिटी आ गई। ओके, तो यहाँ पे आप करंट डेंसिटी को कैसे लिखेंगे? डिफरेंशियल वॉल्यूम के लिए आइडियल इज इक्वल टू J इनटू dV। सो बायो सावर्ट लॉ जो है आपका वो एक्सप्रेस होगा सरफेस करंट जो आपने कंसीडर करी यहाँ पे KdS। ओके, और हर एक वॉल्यूम के लिए आपका जो आपने कंसीडर करी JdV में, तो आपका किस तरीके से आप उसे बायो सावर्ट लॉ को एक्सप्रेस करेंगे? अगर आपका KdS है, ठीक है, यानी डिफरेंशियल सरफेस एरिया आपको कंसीडर करने को कहा है, तो आप क्या करेंगे? आइडियल की जगह आप क्या करेंगे? KdS रखेंगे। और अगर आपको करंट डेंसिटी इन वॉल्यूम में दिया हुआ है, मतलब आप क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे आइडियल की जगह आप लोग क्या कंसीडर करेंगे? J इंटू dV कंसीडर करने वाले हैं। ओके, तो आपका इक्वेशन क्या होगा बायो सावर्ट लॉ का? H इज इक्वल टू J क्रॉस AR इंटू dV एम्पियर पर मीटर। ओके, तो ये जो आपके इक्वेशन आए दो 8.3.10 और 8.3.11, तो ये आपके इक्वेशन, आप इस लॉ को कह सकते हैं कि एम्पियर्स लॉ ऑफ करंट एलिमेंट। ओके, आप लोग उसे ये भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ एक आपका एग्जांपल है, कुछ इस तरीके के एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं कि आपके दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि दो पॉइंट है आपके C और P, आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, उसके आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और आपको दे रखा है कि करंट एलिमेंट आपको दे रखा है आइडियल 10⁴ इंटू 4 - 3 इंटू 1, ओके, एम्पियर मीटर। और क्या है, आपको पॉइंट C पे आपका कुछ जितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। ओके, तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपको स्पेसिफाई करना है डायरेक्शन DH की बाय द यूनिट वेक्टर AH, और दूसरा क्या आपको DH का मोड फाइंड करना है। देन आपको तीसरा क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A1 शुड आइडियल हैव एट C सो दैट DH इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपको ये तीन चीजें फाइंड करनी है, और आपको ये क्वेश्चन आपको मतलब इतना डेटा आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपका क्या है, बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? बायो सावर्ट लॉ लगाएंगे। आपका ये देखिए, ये आपका इक्वेशन नंबर 8.3.3 था। ओके, तो ये इक्वेशन जो है आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे C और P पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए आप यहाँ पे RCP रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप RCP कैसे फाइंड करेंगे? RCP आपका क्या है, एक वेक्टर है, तो आप RCP कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे P से लेके C, यानी P माइनस C, जितने आपके ये X है, X कोऑर्डिनेट है, तो C का भी X कोऑर्डिनेट लेके आप उसे फाइंड करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको RCP इज इक्वल टू 4 - 5 AX। ओके, तो इस तरीके से आप लोग RCP फाइंड करेंगे। देन आप मोड RCP फाइंड करेंगे। ओके, मोड RCP क्या है आपका? अंडर रूट ऑफ जितने भी आपके यहाँ पे जैसे -1 आया AX की जो आपका कोऑर्डिनेट है, AX का जो आपका कह सकते हैं कि टर्म है, को टर्म बोल सकते हैं आप इसे, तो -1 आया तो -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी आपका 1 आया, +1 आया तो उसका +1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आपका -1 आया तो -1 का स्क्वायर, और अंडर रूट कर देंगे आप उसका। ओके, तो आपका √3 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है आइडियल की और RCP की, ओके, तो यहाँ पे आपको आइडियल पहले से ही गिवन है 10⁴ इंटू 4 - 3 - 1। ओके, तो आइडियल की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 4 इंटू 10⁻⁴ -3 इंटू 10⁻⁴ और 10⁻⁴। क्यों? यहाँ पे 1 है इसीलिए 10⁻⁴, और AX डायरेक्शन, AY डायरेक्शन और AZ डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पे आप RCP रखेंगे। RCP का पहला कोऑर्डिनेट AX का क्या है, -1 है, तो आप यहाँ -1 रखेंगे। AY का 1 है तो यहाँ पे आप 1 रखेंगे। देन AZ आपका -1 है तो आप यहाँ पे -1 रखेंगे। देन आपका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आप और इसे फाइंड करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल आप वैल्यू रखेंगे 10⁻⁴ इधर है, 10⁻⁴ आप यहाँ पे कॉमन निकाल के 2AX + 3AY + 3AZ अपॉन 4 इंटू क्यूब रूट का सॉरी √3 का क्यूब। ओके, एम्पियर पर मीटर। ये आपका आ गया DH। अब आपका फाइंड करना है AH। AH क्या आपका यूनिट वेक्टर है। ओके, तो आपके पास ये वैल्यू तो आई, जो आपकी 2AX + 3AY + AZ थी, आपकी ये वैल्यू आई। यानी आप AR12 आपको अगर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, R12 अपॉन मोड R12। ओके, तो यहाँ पे आपका R क्या है, ये है 2AX + 3AY + AZ। ओके, तो
तो आप क्या करेंगे यहाँ पे AH इज इक्वल टू R जो आपका आया वो अपन मोड आर करेंगे आप, तो उसकी वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। ओके, सेकंड क्या फाइंड करना था आपको, DH का बार फाइंड करना था। ओके, तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन है, यहाँ पे आपका DH क्या है, DH है आपका 10⁻⁴ अपन 4 पाई √3 का क्यूब। ओके, ये आपकी DH है। ओके, तो आप DH कैसे फाइंड करेंगे। ओके, यहाँ पे आपका ये भी है, R भी आपको कंसिडर करना है, उसका क्या करना है आपको अंडर रूट करके स्क्वायर करके अंडर रूट करना है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो आपके पास DH बार की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी DH बार की वैल्यू आई। और तीसरा आपको क्या फाइंड करना था, इन वन डायरेक्शन A1 शुड आइडियल हैव एट C where the DH is equal to 0। तो DH अगर आपके पॉइंट P पे अगर आपका 0 है, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो है आइडियल और RCP का वो भी आपका 0 होना चाहिए, मस्ट बी 0। और जो आपका आइडियल है वो आपका कोलिनियर होना चाहिए विद RCP। ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस और माइनस ARCP। तो एग्जांपल के तौर पे आप -AX प्लस AY माइनस AZ अपॉन √3। ओके, तो इस तरीके से आपके एग्जांपल्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यही रैप अप करते हैं। देन हम लोग जब भी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तब हम लोग यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपकी इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में क्या होता है आपका, कैसे फाइंड करते हैं। देन उसके बाद हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे फाइंड करते हैं।